नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र गोस्वामी, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई शख्सियत के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। दोस्तों, आपने पहले के हमारे जितने भी एपिसोड हैं बेशुमार प्यार दिया, अपना मोहब्बत दिया, अपना इखलाक दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आज जो शख्सियत हमारे बीच में है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने पिछले 10-15 साल के कैरियर में कुछ ऐसे काम करके दिखाए हैं जो कि लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन बन रहे हैं, विशेषकर युवाओं के लिए, क्योंकि वो युवा हैं। जी हाँ, मेरी मुराद प्रमुख समाज सेवी जिला के सुभाष खीचड़ जी से। सुभाष जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया गोस्वामी जी। सुभाष जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो आपकी समाज सेवा की जो ललक थी आपकी, हमने भी पिछले 10-15 साल से देखा, करीब से सुना, ये कैसे आपके दिल में कसक उठी कि मैं राजनीति में जाऊं या मैं समाज सेवा करूं या मैं लोगों के काम आऊं? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग अपने लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए नहीं सोचते, लेकिन वास्तव में कहा यह गया है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, जीना वही होता है जो दूसरों के लिए जिया जाए। आप कैसे जीते हैं? गोस्वामी जी, जो समाज सेवा की बात है तो ये संस्कार मुझे परिवार से ही मिले हैं। मेरे दादाजी बड़े लंबे टाइम तक समाज सेवा में रहे, फादर साहब खेतीबाड़ी के साथ साथ समाज सेवा में लगे रहे, तो मेरा जो अमूमन परिवार लंबे टाइम से लोगों की सेवा में ही रहा है। और इस काम को फिनिशिंग जो दी, इस काम को जो चमक दी समाज सेवा के अंदर, मेरी जो एक्टिविटीज़ रही या जो एक्टिवली जो पार्टिसिपेशन रहा, ये मेरा कॉलेज लाइफ से ज़्यादा शुरू हुआ। कई ब्लड डोनेशन कैंप, डेंटल चेकअप कैंप, हेल्थ कैंप गाँव में हम लगवा चुके थे। लोगों को जो रूढ़िवादिता है उससे हम रूबरू करवाने भी हमने शुरू कर दिया था उस टाइम भी। ठीक है, फिर धीरे धीरे युवा साथी जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। आप जैसे सीनियर साथियों को मार्गदर्शन मिलता रहा तो हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हम और इसकी गहराई में जाते गए, तो बस वो एक परंपरा सी चलती रही और उसमें आगे बढ़ते गए। या यूं कहिए, चला था अकेला सुनसान राहों पर, लोग आते गए और कारवां जुड़ता गया। नहीं सर, आप जैसे सीनियर साथियों का आशीर्वाद तो लेकर ही चला था। अकेला नहीं चल पाया उस टाइम। ब्लड डोनेशन का जो आइडिया आया, हमारे सामने की बात है, पेपर में पढ़ा कि एक आदमी खून की कमी की बदौलत मर गया। फतेहाबाद सिविल हॉस्पिटल का मामला था। खून नहीं मिल पाया, हॉस्पिटल में था नहीं। उसी दिन ये प्रण लिया कि हमारे इस एरिया के अंदर कोई ऐसा बंदा ना हो जो खून की कमी की वजह से मर जाए। तो इस मुहिम में जुड़े, साथियों को इकट्ठा किया। ठीक है, अब इतना के ग्रुप हो गया है कि अगर खून की कहीं ज़रूरत होती है, 1 यूनिट खून के बदले 10 लोग पहुंच जाते हैं वहाँ कि मैं दूंगा जी। सुभाष चंद्र बोस ने भी आज़ादी के टाइम ये कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आप भी लोगों से ये कह रहे हैं कि आप अपना ब्लड डोनेट कीजिए, हम किसी को खून की कमी से कम नहीं मरने देना चाहिए। आज जिस तरीके से विज्ञान तरक्की कर रहा है, ठीक है, मानव ने जो तरक्की की है, तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती भी है कि सामाजिक ताने बाने के साथ हम जुड़े रहें। और महाराष्ट्र की जैसे बात आई, विदर्भ के जो किसान हैं उनके साथ हम लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, और वहाँ की जो जिम्मेवारी है वो हमारे सीनियर साथी रोहित कौशिक जी वहाँ देखते हैं सारा का सारा काम का। किसानों को किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत है, उनको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, उनको अच्छे खाद की ज़रूरत है, बीज की ज़रूरत है, तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं। विदर्भ की और महाराष्ट्र की आपने बात की और रोहित कौशिक के बारे में कहा, मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, मिल भी चुका हूँ। उनके नाटक, प्ले भी वगैरह मैंने देखे हैं, छठा पांडव के नाम से फिल्मों में भी वे काम करते हैं। तो उनके जो इमोशंस होते हैं, चाहे वो कोई कलाकार है, पत्रकार है, या कोई भी ऐसा इंटेलेक्चुअल पर्सन है, वो इमोशन में इतना बहकर काम कर जाता है कि आम इंसान नहीं कर पाते। आज भी अगर हम गांव में घुसते हैं तो आपको बिना छतों के मकान मिल जाएंगे जिनको छत नहीं है लोगों के सिर पर। आपको ऐसे सैकड़ों बच्चे मिल जाएंगे जो गवर्नमेंट स्कूल में नॉमिनेट तो हैं, नाम तो उनके चल रहे हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर वो बच्चे आज भी जीरो हैं। ऐसे आपको सैकड़ों बच्चे गाँव में मिल जाएंगे जिनको पोषण युक्त आहार नहीं मिल पा रहा है जी। पीने के लिए घर में पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है जी। जो लोग बीमार हैं उनको उनकी मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जी। ठीक है, हमें 70 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया आज़ाद हुए, लेकिन आज भी अगर हमारे ये हालात हैं तो हम कर क्या रहे हैं? हमने किया क्या है? 70 साल का जो हमने दौर तय किया है,
उसमें हमने क्या किया? इसको आप सिरे से नहीं निकाल सकते कि हमने कुछ नहीं किया। हमने देश को बहुत प्रगति दी है, हम देश को आगे लेके गए हैं। लेकिन जिन देशों ने प्रगति के अंदर योगदान दिया था, जिन हमारे बुज़ुर्गों ने ज़मीनें खोद खोद के झाड़ियाँ निकाल निकाल कर आज हमारे लायक खाने लायक अन्न जहाँ से उन लोगों ने उपजाया है, उन लोगों की ज़्यादा हालात ठीक नहीं है। वो ग्रामीण जो अंचल था या शहरी वो क्षेत्र जो गरीब एरिया था, वो आज बड़ा पिछड़ा हुआ है। उन लोगों का जब हम दर्द देखते हैं तो एक दर्द आता है, एक आवाज़ आती है अंदर से कि इन लोगों की मेहनत आज व्यर्थ है, जिन लोगों ने हमारे लिए की थी। ये दर्द का रिश्ता आपका जो लोगों से जुड़ा अमूमन ऐसे लोगों में होता है जो देश के प्रति प्रेम करते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करते हैं। और कहा भी गया है कि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें अपने देश के लिए प्यार नहीं, अपने राष्ट्र के लिए प्यार नहीं। अगर इस कड़ी को आगे बढ़ाया जाए तो मुझे ये भी पता चला, जब स्टडी कर रहा था तो आपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी काम किया जो हमारी बॉर्डर पर लंबे समय तक सेवा करके आए और उसके बाद वो रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, और उनके बाद के जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए आपने क्या किया है, आप बताइए। सर, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं सैनिकों को सम्मान दे सकूं। वो अपने आप में एक सम्मान है जी। जब सैनिक शब्द साथ जुड़ता है तो सैनिक जो शब्द है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है कि जो बच्चा 18 साल की उम्र में अपनी माँ के आंचल से निकल जाता है इस देश की सेवा करने के लिए, और जो 35 साल की उम्र के बाद एक रिटायरमेंट के बाद आता है, तो उसकी जो पूरी की पूरी जवानी है वो हमारे लिए एक देश की सीमा पर छोड़ आता है वो। ठीक है, कितने ही वो दुख तकलीफ झेल कर हम लोगों की रक्षा करता है, कितने ही वो परेशानियां उठाता है, कितना परिवार उसकी परेशानियां उठाता है पीछे। वो एक बच्चा नहीं जा रहा होता वहाँ, एक माँ की ममता जाती है वहाँ, एक बहन की राखी वहाँ जाती है, और एक पत्नी का संदूर भी वहाँ खड़ा होता है। तो एक आदमी नहीं है, वो अपने आप में एक संपूर्ण परिवार है, एक समाज होता है वहाँ पर। बहुत खूब। बस इसी परिवार को जानने की ये कोशिश थी कि उन लोगों का जीवन कैसा है। बस ये बहुत बड़ा दर्द है ये। अगर आप अपने सैनिकों का सम्मान करते हैं, हालांकि सैनिक अपने आप में एक सम्मान है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारे समाज का जिसके लिए वो 50 डिग्री सेल्सियस में धूप में खड़ते हैं, प्लस में -50 में सर्दियों में वो ठिठुरते हैं, बर्फ़ पर वो चलते हैं, कई दिन कुछ खाते पीते नहीं, और उनको अगर हम सैल्यूट नहीं करेंगे तो हमारा राष्ट्रपन अधूरा है। और कुछ शहीद भी हो जाते हैं, और ये भी कहा गया कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बस बाकी यही निशान होगा। हम उनको भी सैल्यूट करते हैं आज इस एपिसोड के माध्यम से, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी, और जो रिटायरमेंट के बाद आए हैं, हम उनका आपकी तरफ से, आपकी सोसाइटी की तरफ से सलाम करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। और विशेषकर आपकी भावना को, जो आपने भाव प्रकट किए, चाहे वो गरीबों के प्रति है, स्लम एरिया के प्रति है, विदर्भ के पिछड़े किसानों के प्रति है, तो आपकी भावनाओं से हमें यूँ लगता है कि मत जियो अपनी खुशी के लिए, मत जियो अपनी खुशी के लिए, कोई मकसद चुनो ज़िंदगी के लिए, पहुँच सको अगर दीन दुखियों के आंसू तुम, तो कुछ नहीं चाहिए खुदा की बंदगी के लिए, खुदा की बंदगी के लिए। ठीक कह रहे हैं आप। ये बंदगी आप कर रहे हैं, लेकिन इससे हटकर मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। विशेषकर पिछले 2012-14 के सन के बाद युवाओं में एकाएक राजनीति के प्रति बड़ी उत्तेजना आई है, बड़ा एक्टिव हो गए हैं, उसका क्या कारण है? हम सब ने देखा है कि 2012 के बाद कुछ सोशल मूवमेंट हुई है काफ़ी तेज़ी से। ठीक है, बड़े प्रदर्शन भी हुए हैं, और कुछ ऐसी सरकारें सत्ता में आई जिनके बारे में कभी कल्पना ही नहीं की गई थी, और राजनीतिक जो परिपाटी चल रही थी उसके हटके भी बहुत कुछ हुआ। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान परिस्थितियों में जो हुआ पिछले 10-12 सालों के अंदर, ये युवाओं को झकझोरने वाला था, एक युवाओं को उनकी ताकत, उनका एहसास करवाने वाला था। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जो आज हम युवाओं की जो आवाज़ सुन पा रहे हैं, उनकी आवाज़ जो उठ रही है, उसका जो बड़ा माध्यम है वो है हमारा सोशल मीडिया। पहले युवाओं के पास ऐसा कोई माध्यम नहीं था कि वो अपनी बात कहीं रख पाते। चौक चौराहे पर
हुक्कों की गुड़गुड़ाहट के साथ बुजुर्गों के बीच में चर्चाएं तो होती थी, लेकिन वो आवाज़ हर तक नहीं पहुंच पाती थी। तो इसका जो एक बड़ा श्रेय है वो सोशल मीडिया को भी जाता है कि आज किसी प्रकार की भावनाएं हैं, अपनी अभिव्यक्ति है, युवाओं की जो सोच है वो हम सब देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं इस चीज़ के लिए। आप भी युवा हैं और आपकी शक्ति और आपके काम को हमारे बहुत से दर्शक भी देख पा रहे हैं। जरा इनको भी बता दीजिए बातों ही बातों में कि आपका आगामी स्टेप क्या रहेगा, और अगर आपको भी कहीं राजनीति में आने के लिए लोग प्रेरित करते हैं तो उसके लिए आपका क्या रुख रहेगा? मैंने चाणक्य नीति पढ़ी, ठीक है, आज से नहीं, बहुत टाइम, कॉलेज टाइम से हम पढ़ते हैं, क्योंकि उनमें जो एक स्टोरी होती है चंद्रगुप्त और चाणक्य की जो स्टोरी है वो स्टोरी के रूप में हम पढ़ते हैं उनको, ठीक है। और भी बहुत सारी मैंने फिर किताबें पढ़ी, किताबों से मेरा लगाव रहा है हमेशा ही। उन किताबों से और प्रैक्टिकल जब फील्ड में जाते हैं तो मैंने एक बात तो जानी कि अगर आपको बदलाव करना है तो आपके पास बदलाव करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपके पास वो क्षमता नहीं है बदलाव करने की और आप बदलाव करना चाहते हैं तो आप प्रयास करके रह सकते हैं, आप बदलाव नहीं कर सकते। और मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, इस नाते मुझे इस चीज़ की समझ है कि भारतीय जो संविधान है उसमें जो सत्ताएं हैं या तो ब्यूरोक्रेट्स के पास है या राजनेताओं के पास है। इसके अलावा किसी के पास कोई ऐसे संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो बदलाव कर पाएँ। तो ज़रूरी है कि अगर आप बदलाव करने की क्षमता रखते हैं, आपको इस चीज़ की समझ है, तो आपको या तो ब्यूरोक्रेट्स होना चाहिए, नौकरशाह होना चाहिए, और या फिर आपको राजनीति में किसी संवैधानिक पद पर होना चाहिए। तो ऐसे में अगर आपका कोई ऐसा दौर बनता है, आप इतने लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, विशेषकर जिला फतेहाबाद में आगामी दिनों में जिला परिषद के भी चुनाव आ रहे हैं, नगर परिषद के भी आ रहे हैं, तो ऐसे में अगर लोग डिमांड करते हैं तो आपकी क्या उसमें रुचि रहेगी? लंबे टाइम से बहुत सारे साथी इस चीज़ के लिए प्रेरित करते आए हैं कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, ठीक है। और जब सीधी बात आती है कि राजनीति में आना चाहिए तो एक सा जवाब होता है क्या करना है, काम ठीक चल रहा है। लेकिन जब तर्क वितर्क की बात होती है तो फिर लगता है फिर आना चाहिए, ना आने की वजह क्या है। और जब रही बात प्लेटफॉर्म की, तो जो एक सूटेबल प्लेटफॉर्म हो वो तलाश कर लिया जाए। कहते हैं कि राजनीति में आने के बाद आदमी के स्वभाव में, मन में कई बार बदलाव आ जाता है। सबकी बात मैं नहीं कर रहा, कुछ में बदलाव आ जाता है। तो जो युवा हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या बुजुर्ग देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो बदलाव आप में भी आ सकता है? बदलाव प्रकृति का नियम है सर, वो कोई नहीं रोक पाया, ना रोक सकता है। चाहे वो सामान्य आदमी में बदलाव की बात हो, चाहे वो किसी स्तर पर आदमी बैठा है उसमें बदलाव की बात हो। अगर कोई सामान्य आदमी में बदलाव आता है तो वो किसी को दिखता नहीं, वो सिर्फ एक परिवार को दिखता है और वहाँ तक वो ख़त्म हो जाता है। और अगर किसी बड़े पद पर कोई आसीन, चुने हुए नुमाइंदे, कोई नौकरशाह, इनमें कोई बदलाव आता है तो वो बहुत सारे लोगों को दिखता है। और जब मास से जब इस पर नज़र रखता है तो उसमें फिर प्रतिरोध, गतिरोध, ये चीज़ें फिर बनती रहती है, बिगड़ती रहती है चीज़ें। और एक सामान्य आदमी और एक राजनीतिक आदमी के जीवन में बड़ा फ़र्क होता है। सामान्य आदमी अपने जीवन दिनचर्या बड़े आराम से सलीके से निकाल लेता है, जबकि एक राजनीतिक आदमी का जीवन सामान्य नहीं होता। अगर आप उसको बारीकी से स्टडी करते हैं, अगर हम उसकी 1 महीने 2 महीने की अगर दिनचर्या को आप उसका देखते हैं किस तरीके से उसने 1 महीना 2 महीना निकाला है अपना, ठीक है, तो आम आदमी निकाल ही नहीं पाता जी। परिवार से दूर रहता है वो, ठीक, तरह तरह के लोगों के सुख दुख में शामिल होता है वो, अपने क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू होता है वो, उनको दूर करने का वो काम करता है। तो जाहिर सी बात है, मैं कह नहीं रहा और कमिटमेंट भी नहीं कर रहा कि बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन अगर बदलाव नहीं आता है तो मुझे लगता है कि फिर मैं एक जगह ठहराव पर खड़ा हो जाऊंगा जी। अच्छा बदलाव आने की उम्मीद है? बदलाव आना चाहिए जी। एक चीज़ मैंने और बड़े गहनता से देखी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी मैंने नोटिस किया, कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे किसी ना किसी महिला का हाथ होता है। और मैं ये समझता हूँ ये चीज़ शायद आप पर भी लागू हो, क्योंकि मैंने देखा कि आपकी धर्मपत्नी सुमन खीचड़ एक अच्छी वक्ता, एक अच्छी ओरेटर, एक समाज सेविका हैं। जरा हमारे चैनल के माध्यम से जो महिलाएं इस कार्यक्रम को देख रही हैं तो उनकी कुछ खूबियां बताइए।
वो मुझसे ज़्यादा होशियार हैं और वो एडवोकेट भी हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन और MSW भी किया, उन्होंने मास्टर डिग्री किया समाज सेवा के अंदर। ठीक है, वो काफ़ी काबिल महिला है जी। और मुझे समझाने में, मुझे सामाजिक सतह पर लेके आने में मेरी माँ का भी बड़ा योगदान है जिसके अंदर। वो एक धार्मिक महिला है, उनका बड़ा जुड़ाव रहता है सामाजिक एक्टिविटी से। ठीक है, और उनके जब मैं घर में, अभी तो खैर रूटीन दिनचर्या में नहीं ज़्यादा रह पाते दिन में, लेकिन जब बच्चे होते थे, गांव की जो गरीब महिलाएं, गरीब जो लोग आया करते थे, उनकी वो हर समय मदद के लिए तैयार रहते थे। ठीक है, कोई पैसे टके की बात हो, कोई और किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत हो, तो कुछ चीज़ें मुझे वहाँ से ही मिली है काफ़ी हद तक। तो लोगों की मदद करना आपके ब्लड में है, DNA में है, वो संस्कार आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो आपके माताजी के थे या उसके बाद आपकी धर्मपत्नी की तरफ से ये जो एक प्रोग्रेस की गई आपके माध्यम से। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे परिवार को जो समाज सेवा में भी है और राजनीति में भी प्रवेश करने जा रहा है, आज के युवाओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो युवा अभी पथभ्रष्ट है, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, हालांकि आप एक रोज़गार का भी काम चला रहे हैं अपने संस्था के माध्यम से, उनको क्या करना चाहिए? आज का युवा यूँ देखें तो बहुत काबिल है। ठीक है, देश को प्रगति के अंदर अपना लगातार योगदान दे रहा है, लेकिन उसके रोज़गार से जुड़ी जब हम बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे अवसर नहीं है कि बच्चे उसमें अपना टाइम दे पाएँ, अपना रोज़गार खड़ा कर पाएँ। और रही बात सामाजिक परंपराओं से जुड़ी, तो एक शिक्षित युवा ही इन परंपराओं को तोड़कर देश को ठीक दिशा में आगे बढ़ा सकता है। तो मेरा युवाओं से निवेदन है कि वो बेहतरीन एजुकेशन के साथ साथ समाज की उन्नति के बारे में विचार करें। हम समाज को आगे कैसे लेके जा सकते हैं, समाज के साथ हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हम महिलाओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं समाज के अंदर। जो वर्ग दबा कुचला रहा है हमेशा आज तक, और आज भी वो कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है, तो उसकी हम मदद कैसे करके आगे बढ़ा सकते हैं। आज नशा बड़ा हावी हो रहा है युवाओं पर। किसी न किसी तरीके से युवा मानसिक तौर पर दबाव में रहते हैं, धीरे धीरे वो एडिक्टेड हो जाते हैं उन चीज़ों के लिए। तो नशा तो नाश की जड़ है जी, ये परिवार को ख़त्म कर रहा है, समाज को ख़त्म कर रहा है। जो युवा शक्ति है इसको ये ख़त्म कर रहा है। तो हमें इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। नशे पर काम कर रहे बिल्डाना युवा साथियों को मैं शाबाशी देना चाहूँगा कि पिछले 2-2.5 महीने से वो युवा साथी, कुछ सीनियर सिटीजन भी उनके साथ लगे हुए हैं, तो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। मेरा गांव के युवाओं से, युवा मंडलों से, क्लबों से भी निवेदन है कि वो लगातार इस प्रकार की सामाजिक मुहिम चलाते रहें। पथभ्रष्ट जो युवा हो गए हैं, जो युवा ठीक दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके साथ काउंसलिंग करके, उनको ठीक सहयोग करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर इस बात को और बड़ा किया जाए तो हमारे गुरुओं ने विशेषकर ये कहा, सिख गुरुओं ने भी कहा कि भंग मद पोस्त नशा, उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का, चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ी रहे दिन रात। तो आज का ये युवा है, आप अवश्य इस बात पर गौर करेंगे कि हमारे इलाके में ये जो बुराई है इसको दूर करने में हम सब सहयोग करें। सुभाष जी करेंगे, अन्य संस्थाएं भी कर रही हैं। बिल्डाना की जैसे युवकों की बात की, हर गांव में एक युवा क्लब जो नशा विरोधी हो वो गठित होना चाहिए, और निश्चित रूप से सुभाष जी की संस्था भी उसमें सहयोग करेगी। बिल्कुल जी, हम कर रहे हैं। बल्कि हमने तो जब काशी जी आंदोलन लेके आए थे, ध्यान होगा आपको, आमरण अनशन पर थे उस टाइम, तो हमने तो पर्टिकुलर अनाउंस भी किया था कि जो इन्फॉर्मेशन देगा कोई भी साथी कि फला आदमी नशा बेच रहा है, तो संस्था उसको 10,000 रुपया इनाम भी देगी। वेरी गुड। ठीक है, तो कुछ रिस्पॉन्स भी आए थे उस चीज़ के, और आगे भी हम तैयार हैं, कोई ऐसी बात नहीं, किसी भी तरीके के मामलों को लेकर। इसके बाद जो राजनीति की बात करें तो आगे भविष्य में जो राजनेता आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, पिछला अगर कोई एक्सपीरियंस देखे तो उस हिसाब से क्या बदलाव होना चाहिए ताकि आने वाले जो हमारे 5-10 साल हैं और ज़्यादा तरक्की के रास्ते में आए? क्योंकि 2-3 साल पीछे कोरोना पीरियड चला, हमारा देश, हमारा प्रदेश कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पीछे गया। वो रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी हमें
तो वो किस प्रकार बढ़ सकती है? आप जैसे कह रही हैं या तो डेमोक्रेट्स करते हैं या ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। डेमोक्रेट्स के नाते वो कैसी स्पीड एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा कि वो पिछली कमी भी पूरी हो जाए, और जो हमारी आर्थिक मंदी है या जो और हमारे समाज में कमियां आई, चाहे वो फिल्म के क्षेत्र में आई हों, खेलों के क्षेत्र में आई हों, तो उनको कैसे कहते हैं पूरा किया जा सकता है? वो उसकी जो क्षतिपूर्ति है, डैमेज कंट्रोल है, वो कैसे किया जा सकता है? गोस्वामी जी, मेरा एक व्यक्तिगत मत है कि जब तक किसी गाड़ी को चलाने वाला कुशल ड्राइवर नहीं है तो वो बेहतरीन तरीके से उस गाड़ी को चला नहीं सकता। जिस गति से वो गाड़ी चलनी चाहिए उस गति से वो दौड़ा नहीं सकता अगर कुशल नहीं है तो। और अगर दौड़ाने की कोशिश करेगा तो मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगा वो। इसी तरीके से समाज को चलाने के लिए बहुत पढ़े लिखे और सूझवान नेताओं की ज़रूरत है। वो युवा हो सकते हैं, वो हमारे सीनियर पुराने राजनेता भी हो सकते हैं। तो आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने आकर यहाँ पर हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार, अमूल्य विचार मैं कहूँगा, साझे किए। और पिछले 10-15 साल में मैंने जो आप में बदलाव देखा, एक युवा से एक आप एक मैच्योर पर्सन मैं कहूँगा बने, और उसमें एडवोकेट का भी आपका एक मिश्रण रहा। उस सिलसिले में आप कानून की शिक्षा भी ले रहे हैं, मीडिया की भी शिक्षा ले रहे हैं। ये एक मैं मानूंगा मैनेजमेंट है, ये एक बिज़नेस की जो वो भी आप कर रहे हैं, और जो अपनी संस्था को चला रहे हैं, सामाजिक सेवा भी कर रहे हैं, और सामाजिक के साथ साथ अब राजनीति में भी प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये सारा सामंजस्य आप कैसे बिठाते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने एक जगह पढ़ा था कि अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कई हजार किताबें पढ़ डाली थी किसी वक्ता की वजह से। किताबों के बड़े शौकीन थे वो, ठीक है। तो ये भी मैंने किताब से ही पढ़ा था, और मैं किताबों का बड़ा शौकीन हूँ जी। राजनीति शास्त्र में मैंने मास्टर डिग्री की है, मीडिया से मेरी मास्टर डिग्री है, बिजनेस मैनेजमेंट से मेरे पास मास्टर डिग्री है, वकालत मैंने कर रखी है, समाज सेवा से मैंने मास्टर डिग्री की, इसके अलावा पंचायती राज से मेरे पास मास्टर डिग्री रही। तो मुझे लगता है कि ये जब सब चीज़ें आपस में जब तालमेल में आती है तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इनको एडजस्ट करता है सबको। और जब माइंड प्रिपरेशन की बात आती है तो मुझे लगता है किताबों का काफ़ी योगदान रहा चीज़ें समझने में, इनको ठीक तालमेल के साथ आगे बढ़ाने में। और कुछ आप जैसे जो सीनियर साथी थे, इनके मार्गदर्शन का भी ये परिणाम रहा कि ये चीज़ें मैंने ठीक तरीके से हो पाई। इतनी सारी मास्टर डिग्रियों के आप मास्टर हैं, तो नो डाउट आने वाला जो समय है वो एक अच्छा सुनहरी समय होगा, लोगों की सेवा होगी, आपके सपने भी साकार होंगे, उनको पंख भी लगेंगे। हमें ये उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड के बाद न केवल आप में बल्कि जो ये लोग हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं उनमें भी ज़रूर एक मोटिवेशन आएगी। और जैसा कि KVM का उद्देश्य है, K फॉर नॉलेज, V फॉर ब्लॉग और M फॉर मोटिवेशन, शायद कहीं ना कहीं वो सार्थक होता दिखाई दे रहा है। सुभाष जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आगे भी आप आते रहेंगे ये उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।